पास बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि आप एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कीजिए, उसके रिगार्डिंग सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो बनाइए। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं पी ब्लॉक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आपके एग्जाम्स में पी ब्लॉक में से जनरली लॉन्ग क्वेश्चंस ही बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके कुछ इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरह से आ सकते हैं। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट किए बिना चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आपके पास पी ब्लॉक में ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक डिस्कस करे हुए हैं। ठीक है, उसमें से हमारा एक यौगिक है, एक कंपाउंड है अमोनिया। और अमोनिया को बनाने के लिए अगेन हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारी विधियां होती हैं अमोनिया को बनाने के लिए। तो आपके पास उन्हीं में से एक विधि है हेबर्स विधि, हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, मतलब कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए, औद्योगिक निर्माण के लिए आप इस मेथड को यूज़ करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपके पास पूरा सेटअप है इस अमोनिया को बनाने के लिए। सबसे पहले हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, देखो यहाँ पर स्पेसिफाइड भी है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसका आप 1:3 का रेशियो में मिक्सचर लेते हो, मतलब 1:3। अगर आपका 1 भाग नाइट्रोजन है तो 3 भाग हाइड्रोजन होंगे। इस रेशियो में आपको मिक्सचर लेना है प्योर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और इस मिक्सचर को लेकर फिर हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने के बाद ये अगर रिएक्शन होगा तो N2 + H2 गिव्स अस NH3। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो तो ये रिवर्सिबल इक्वेशन है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिक्स होते हैं तो अमोनिया बनता है। इसी तरह से अगर अमोनिया को स्प्लिट कर दें तो वापस वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे सकता है, मतलब ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल। ठीक है, तो क्या किया जाता है, इसको आपको जब ये रिएक्शन करना है, हम मतलब इसकी निर्माण विधि में हम कम ताप और अधिक दाब, ठीक है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये कंडीशंस इसको देते हैं। कम ताप, अधिक दाब। ठीक है, एक और बार, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर। आप उसमें इसको मिक्स करते हो, और प्रेशर क्योंकि हाई करना है तो हमने यहाँ पर ये कंप्रेसर पंप दिया हुआ है। ठीक है, कंप्रेसर पंप से जब आप इस मिक्सचर को प्रेशराइज करने के बाद पास करते हो तो क्या होगा, प्रेशर में आपके पास हाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये लेंगे और टेम्परेचर कितना रखते हैं इस पे हम, 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब आप इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हो तो ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है। लेकिन अगेन अगर आपने टेम्परेचर 400 to 500 कर दिया, रिएक्शन तो फास्ट हो रहा है, पर इसके साथ साथ हमें इसको कैटलिस्ट देना पड़ता है, मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है, और उत्प्रेरक है इसमें मॉलिब्डेनम। तो क्या हुआ, आपने इस रिएक्शन मिक्सचर को प्रेशर पंप से क्रॉस किया। प्रेशर पंप में इसका जो प्रेशर है वो है अराउंड 200 एटमॉस्फेयर, 200 वायुमंडल। ठीक है, इस यहाँ से हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, मैंने आपको बोला 400 to 500 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम गर्म करेंगे। इस मिक्सचर को हम पास करते हैं यहाँ से आपके उत्प्रेरक कक्ष से, मतलब कैटालिटिक चैम्बर से। कैटालिटिक चैम्बर में क्या है, आपके पास मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण, आयरन और मॉलिब्डेनम इस रिएक्शन के लिए आपके पास कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक हैं। तो आपने लोहे के और मॉलिब्डेनम के चूर्ण को पहले से ही इस चैम्बर में एडजस्ट कर रखा है, ये आपके पास बन गया कैटलिस्ट। जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, जब वो इस चैम्बर से क्रॉस होकर निकलता है हाई प्रेशर और कम टेम्परेचर कंडीशंस में, वो ऑलरेडी अभिक्रिया कर जाती हैं और बना लेती हैं अमोनिया। तो इस चैम्बर से जब आपके पास बाहर निकल के आ रहा है, उसमें नाइट्रोजन
हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों ही गैसेस का मिक्सचर है। तीनों क्यों है, मैंने आपको बोला ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इन दोनों ने मिक्स होकर अमोनिया दिया और अमोनिया ने वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे दी। ठीक है, तो आपके पास मैं इक्वेशन वाइज लिख भी देती हूँ। देखो ये हो रहा है एक्चुअली N2 प्लस H2 गिव्स अस, ये रिवर्सिबल एरो हमने बनाया उत्क्रमणीय NH3, इसको हम बैलेंस करते हैं तो 2NH3 एंड 3H2। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन हो गई। अब तीनों ही गैस हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, इन तीनों गैसेस का मिक्सचर इस कैटालिटिक चैम्बर से बाहर आता है। अब जब ये कैटालिटिक चैम्बर से बाहर आएगा तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 to 15% अमोनिया है और बाकी सब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। इसको हमें जब अलग करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। ठीक है, ठंडा करने के लिए ये मिक्सचर हमने पास किया यहाँ से, देखो, और इसके अंदर टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए ये जल का प्रवाह कर रखा है। यहाँ से ठंडा जल हम दे रहे हैं, वो इस बीकर के अंदर, इस चैम्बर के अंदर जो भी मिक्सचर आ रहा है उसको ठंडा कर रहा है। ठीक है, और ये जल फिर से बाहर निकलेगा ठंडा होने के लिए, इसको एक पंप से कनेक्ट कर रखा है, फिर से यहाँ से ठंडा सप्लाई होगा। ये पानी जो गर्म हुआ उसको बाहर निकालते रहते हैं, ठंडा को सप्लाई करते रहते हैं, ताकि आपके पास इस चैम्बर में टेम्परेचर ठंडा रहे। ठीक है, अब आपके पास ये जो अमोनिया है, टेम्परेचर कम होने के बाद क्या हो जाएगा, अमोनिया लिक्विफाई हो जाएगी। लिक्विफाई मतलब कि क्या हो गया, ये द्रव स्थिति में आ गई। द्रवित होने के बाद अमोनिया तो यहाँ पे कलेक्ट हो गई, ये इसके अंदर से फ्लो कर रही थी, फ्लो करके अमोनिया तो लिक्विड बन के यहाँ पे कलेक्ट हो गई अलग से, और जो गैसीय अवस्था में ही रह गई थी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, उसको हमने अगेन आगे सप्लाई कर दिया। आगे सप्लाई कहाँ पे किया है, वापस कैटालिटिक चैम्बर में। ठीक है, तो कैटालिटिक चैम्बर में आएंगी, फिर से कुछ पार्ट रिएक्ट होगा, 10 से 15% अमोनिया बनेगी, ठंडा करके उसको हम द्रवित करेंगे। द्रवित करने के बाद वो द्रवीकरण हो गए, अलग से द्रव अमोनिया बन गई, जो गैसीय अवस्था रह जाएगी उसको हम वापस सप्लाई करते रहते हैं। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है और इस तरह आपका अमोनिया बन जाता है। ठीक है, एक और बार क्विकली देख लीजिए, आपने मिक्सचर लिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 का, उसको हमने कंप्रेशर पंप से पास किया ताकि प्रेशर इसको हम दे सके कितना, 200 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर कितना दिया है हमने, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस, और क्योंकि ये इस टेम्परेचर पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कर सकता है। उत्प्रेरक कौन कौन है इसमें, आयरन और मोलिब्डेनम। तो आपने उत्प्रेरक कक्ष में इसका चूर्ण ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। जब इन गैसों का मिक्सचर यहाँ से क्रॉस करेगा, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और उत्प्रेरक, ये सब कंडीशन इसके फेवर में है, अभिक्रिया हो जाती है, जो मैंने यहाँ पे शो कर रखी है आपको लिखकर। इस तरह से अमोनिया बन जाती है और ये उत्क्रमणीय है, इसलिए कुछ भाग इसमें नाइट्रोजन, कुछ भाग हाइड्रोजन भी रह जाता है और कुछ परसेंट इसमें अमोनिया बन गई, अराउंड 10 to 15%। उसको द्रवीकृत करने के लिए आपने यहाँ पर ठंडे जल का प्रयोग किया है। द्रव अमोनिया को द्रव अमोनिया जो होगी वो अलग हो जाएगी और जो गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रह जाएगी उसको हम वापस उत्प्रेरक कक्ष में भेज देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर अमोनिया की हेबर विधि समझ में आ गई होगी। अमोनिया को बनाने के लिए जो कमर्शियल प्रिपरेशन है वो आपकी ये है। देखो, प्रिपरेशन और भी आपके पास अन्य विधियाँ भी हैं, लेकिन उसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे टॉपिक में है आपकी अमोनिया की हेबर विधि। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, अब ऐसे ही आपका एक और इम्पॉर्टेंट यौगिक है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 के निर्माण की भी अगेन बहुत सारी विधियां हैं और इसकी कमर्शियल विधि में से, कमर्शियल प्रिपरेशन में से एक विधि है ऑस्वाल्ड विधि, ऑस्वाल्ड प्रोसेस। ठीक है, उसको मैंने स्क्रीन पे फोकस किया हुआ है। ऑस्वाल्ड प्रक्रम से आप नाइट्रिक एसिड किस तरह से बना सकते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको मालूम है HNO3। तो नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए ये जो सेटअप जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसके अंदर अलग अलग स्टेप्स हैं और ये थोड़ी मॉडर्न विधि है, यानी कि ये एक आधुनिक विधि है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग चैम्बर्स में अलग अलग स्टेप्स होते रहते हैं। तो सबसे पहला चैम्बर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला चैम्बर है उत्प्रेरक कक्ष। ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष, कैटालिटिक चैम्बर। इसमें क्या होता है, आप अमोनिया और वायु, एयर, इसके मिक्सचर को लेते हैं हम 1:10 के रेशियो में। ठीक है, 1:10 के रेशियो में आप अमोनिया और वायु का मिक्सचर लेते हो और उसको हम कैटालिटिक चैम्बर में पास कर देते हैं।
कैटालिटिक चैम्बर में क्या है, आपने यहाँ पर पहले से ही प्लैटिनम की गॉज मतलब प्लैटिनम की जालियाँ यहाँ पर फिक्स हो रखी हैं और टेम्परेचर कितना मेंटेन हो रखा है, अराउंड 700 to 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उत्प्रेरक कक्ष में लगभग 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और यहाँ पर प्लैटिनम की जालियाँ प्रेजेंट हैं। ये प्लैटिनम ही है जो इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो क्या होता है, आपके पास जब अमोनिया और वायु के मिक्सचर को आप इस उत्प्रेरक कक्ष से पास करते हो तो इसमें अमोनिया के साथ वायु का ऑक्सीजन प्रक्रम कर लेता है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर अगेन मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दिखा देती हूँ, NH3 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, NH3 और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है और वो क्या बना रहा है आपका, यहाँ पर ही हम शो कर रहे हैं इस चैम्बर तक ही, वो बनाता है आपका NO, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और साथ में जल H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 4 5, तो आपके पास इक्वेशन हो गई 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स अस NO प्लस 6H2O। ये NO क्या है, दिस NO इज योर नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर, तो इतना आपका उत्प्रेरक कक्ष में अभिक्रिया हो गई। अमोनिया और वायु को आपने 1:10 के मिक्सचर को इस कैटालिटिक चैम्बर में पास किया था, जहां पर अराउंड 700 to 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन्ड है और यहाँ पर प्लैटिनम की जालियाँ उपस्थित होती हैं। ये इसको अभिक्रिया करवाकर अमोनिया के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, इतना हो गया आपका कैटालिटिक चैम्बर में। अब नेक्स्ट कक्ष जो है, यहाँ लिखा भी हुआ है ऑक्सीकारक स्तंभ या फिर आपका ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। नेक्स्ट जो आपका ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है उसमें क्या होगा, जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनी थी, वायु अभी है, मिक्सचर अभी अवेलेबल है, उस मिक्सचर में नाइट्रिक ऑक्साइड बन चुकी है, बाकी वायु वहीं के वहीं है। तो ये वाला जो मिक्सचर होगा ये ऑक्सीकारक स्तंभ में आकर ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकारक का वर्ड समझ में आ रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है ये, तो जो भी मिक्सचर यहाँ पहुँचेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जब ऑक्सीडाइज होता है, जब वो ऑक्सीकृत होता है तो वो बना लेता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पर ही ऑलरेडी लिखी हुई है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन ये बनाएगा नाइट्रिक डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, नाइट्रिक डाइऑक्साइड जो बनती है ये आपकी ऑक्सीकरण के बाद बनती है, जब नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकारक चैम्बर में ऑक्सीकृत हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं अब नेक्स्ट चैम्बर पे। ठीक है, इस मिक्सचर को आपने आगे पास ऑन कर दिया और इस जब नेक्स्ट चैम्बर जो जा रहा है उस चैम्बर को हम बोलते हैं अवशोषण स्तंभ या एब्जॉर्प्शन चैम्बर। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है, जो NO2 गैस बनी है, अब इसके अंदर आप इसके ऊपर जल गिरता है, यहाँ से देखो दिखा भी रखा है अवशोषण स्तंभ में, ये ऐसे यहाँ से जल गिर रहा है। जल जब आएगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल के साथ वो धीरे धीरे नीचे बह जाएगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिक्सचर जा रहा है, इस मिक्सचर के अंदर आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड तो ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई, बाकी वायु है। उस वायु में से जब जल गिरा तो उसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उसमें एब्जॉर्प्शन करके वो नीचे ऐसे जल के द्वारा अवशोषित होकर नीचे आ गई। ठीक है, इस बॉटम पे आने के बाद जब वो तले पर आ गई है वहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ उसकी जल की अभिक्रिया होती है। ठीक है, और बना लेती है नाइट्रिक एसिड। क्लियर, तो आपके पास NO2 प्लस H2O, इसको भी मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, ये बनेगा आपके पास इस तरह से, NO2 बना था प्लस H2O, ये अभिक्रिया करता है और बना लेता है HNO3। क्लियर, तो नाइट्रिक ऑक्साइड इस तरह से आपका अवशोषण स्तंभ के तले पर एकत्रित हो जाता है। जो नाइट्रिक अम्ल बना है इसके अंदर थोड़ी सी अशुद्धियाँ भी होती हैं, कुछ भाग इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड रहते हैं जो बाकी सब इसके नाइट्रिक अम्ल में अशुद्धि की तरह से उपस्थित होते हैं। तो इनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अशुद्ध नाइट्रिक अम्ल को लगभग इक्वल अमाउंट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से मिक्स करते हैं। मतलब आपके पास जितना नाइट्रिक अम्ल है लगभग उसी के बराबर मात्रा में हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसको मिलाते हैं और फिर इस मिश्रण को आप निर्वात आसवन करने पर जब आप उसको आस्वित करते हो तो उसके अंदर आपके पास शुद्ध नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है।
ठीक है। शुद्ध नाइट्रिक अम्ल में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, सधूम नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल मतलब लगभग 90% शुद्धता वाला अगर नाइट्रिक अम्ल हमारे पास है तो इसमें नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो उसमें घुले हुए हैं थोड़े बहुत, और इसी वजह से इसमें धुआं निकलता रहता है, भूरे रंग का, पीले रंग का ऐसा धुआं निकलता रहता है। और वो धुआं किस चीज़ का है? इसमें घुले हुए विभिन्न नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का। ठीक है, तो ये वाले जो धुएं निकलने की वजह से इसको हम सधूम नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल की विधि इसको हम ओसवाल विधि बोलते हैं। ध्यान रखना, इसमें 3 चैम्बर्स हैं, कैटालिटिक चैम्बर, ऑक्सीकरण चैम्बर और आपका एब्जॉर्प्शन चैम्बर। कैटालिटिक चैम्बर में आपने 1:10 के रेशियो में अमोनिया और वायु का मिश्रण पास किया। 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर है और कैटालिटिक चैम्बर में प्लैटिनम की जाली उपस्थित है। ये जाली क्या करती है? इसको इसके साथ अभिक्रिया करती है और ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई शो हो रही है, इससे नाइट्रिक अम्ल बनता है। इस मिक्सचर को हम आगे जब ऑक्सीकारक स्तंभ में पे पास ऑन करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना था, सॉरी मैंने यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल बोल दिया, शायद नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना था उसको ऑक्सीकृत करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब अवशोषण स्तंभ में पास ऑन करते हैं तो जल उसको अवशोषित करके इससे अभिक्रिया करके, अगेन यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, नाइट्रिक एसिड बना लेता है। ये नाइट्रिक एसिड अशुद्ध है और उसको शुद्ध करने के लिए इसमें बराबर मात्रा में आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिक्स करके उसको निर्वात आसवन से द्रवीकृत करके शुद्ध कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अब ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास पी ब्लॉक में से ग्रुप 15 के मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रुप 16 के भी ऐसे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस क्या क्या पॉसिबल हैं वो डिस्कस करूँगी। तो इस वीडियो को सब लोग देख लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ऑफ कोर्स लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है, ताकि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं और मुझे भी, देखो मुझे भी तो एक मोटिवेशन चाहिए ना। आप इस वीडियोस को लाइक किया करो और उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम रह जाती हैं तो आप कमेंट कर दिया करो। ठीक है, चलो, तो ये वाली वीडियो देख लेना आप अच्छे से, सब लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। और पी ब्लॉक के इन लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद ग्रुप 15 के ये लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप 16 डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, अपनी तैयारी करती रहिए। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।